Hi everyone, welcome back, and today we are going to start in this lecture question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे कुछ 3-4 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में, कुछ होमवर्क और कुछ हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। मॉडिग्लानी मिलर पे बेस्ड है, आपको कुछ सीखने मिलेगा इसमें। और ऐसे आगे 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। इसमें ध्यान नहीं दिया तो नुकसान तो इसमें है, प्लस आगे के 4 क्वेश्चन आप और मिस कर जाओगे। सो ध्यान देना। RES लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी with a market value of 25 lakh and cost of equity 21%. The company wants to buy back equity shares worth 5 lakh. ध्यान देंगे, एक साथ पूरा पूरा पढ़ लोगे समझ में नहीं आएगा। एक कंपनी है जो पूरी इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, उसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख। अब जिसमें सिर्फ इक्विटी है, ना डेट है, ना प्रेफरेंस है, ना लोन है, उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अलावा कुछ और है ही नहीं। ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 21%। ठीक है, वैल्यू दे दी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी, इससे सर आप अर्निंग निकाल सकते हो, ये हमने देखा है। द कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर वर्थ ₹5 लाख। 5 लाख की इक्विटी शेयर कंपनी वापस ले लेना चाहती है, यानी कम कर देगी इक्विटी शेयर, बाय इशूइंग एंड रेजिंग 15% परपेचुअल डेट। अब कंपनी अभी तक इक्विटी फाइनेंस्ड थी, लेकिन अब आगे इक्विटी फाइनेंस्ड नहीं रहना चाहती। कंपनी चाहती है कि हम 5 लाख की इक्विटी शेयर्स वापस बुलवा ले, यानी कि इक्विटी शेयर्स लेने के बदले आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और ये आएंगे कहाँ से? आप डेट इशू करोगे मार्केट में, 5 लाख का डेट इशू करोगे तो उधर से 5 लाख आएंगे, और उधर से इक्विटी शेयर बायबैक करोगे तो उन इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो। उतने इक्विटी शेयर्स आपकी बैलेंस शीट में कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने वापस खरीद लिए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाएंगे, वो है परपेचुअल डेट। परपेचुअल डेट क्या होता है? ऐसा डिबेंचर जो वापस कभी रिडीम नहीं होने वाला, उस पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा सालों साल। आगे बात करूंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान दो। रेट ऑफ टैक्स में बी टेकन एज 30% आफ्टर द कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। ये हम कर रहे कि नहीं कर रहे कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग? 25 लाख सिर्फ इक्विटी से कन्वर्ट हो रहे हैं, 20 लाख इक्विटी और 5 लाख डेट। And applying MM model with taxes, without taxes नहीं, with taxes, you are required to calculate the market value of RES Limited. सर market value of RES Limited तो ऑलरेडी दिया हुआ है 25 लाख। सर वो तब का दिया हुआ है जब सिर्फ इक्विटी था। इक्विटी से डेट में अगर कन्वर्ट हो गई, इक्विटी से इक्विटी प्लस डेट में अगर कन्वर्ट हो गई कंपनी, तो क्या वैल्यू सेम रहेगी? हाँ सर, सेम रहेगी, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला सर, देखो 25 लाख में से हम 5 लाख वापस बुलवा लेंगे और 5 लाख का डेट और ऐड कर लेंगे, तो बाद में तो वैल्यू कंपनी की 25 लाख ही तो हुई। गलत, फर्क है। इक्विटी के 5 लाख होने का या डेट के 5 लाख होने का फर्क पड़ता है, और दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। 5 लाख का अगर डेट रहेगा इक्विटी के बजाय, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट की अमाउंट पे टैक्स सेव कर पाओगे। सो दैट टैक्स बेनिफिट शुड बी एडेड इन 25 लाख। क्योंकि बेनिफिट है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं। अगर कुछ नुकसान होता इक्विटी से, इक्विटी प्लस डेट में कन्वर्ट होने से, तो मैं माइनस करता। उसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो 21% दी हुई है। सर वो तब दी हुई है जब कंपनी पूरी इक्विटी बेस्ड थी, अब कंपनी इक्विटी प्लस डेट बेस्ड हो गई है। तो इस केस में डेट आने की वजह से क्या कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? 21% इज द करंट एक्सपेक्टेशन। रिस्क बढ़ा तो 21% की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी, तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। रिस्क कम हुआ तो एक्सपेक्टेशन या कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, क्योंकि अब नई वाली जो कंपनी है उसमें इक्विटी और डेट है, दोनों की अपनी अपनी अमाउंट होगी, दोनों का अपना अपना वेट होगा, दोनों का अपना अपना कॉस्ट होगा। तो वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट करेंगे और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। सो ध्यान दो। वापस
2-3 बार रिपीट करा दूंगा ना, ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को, बोलोगे भाई ने कराया है। 12, क्वेश्चन नंबर 12, सेम कंपनी है इसलिए मैं एक साइड में लिख रहा हूँ ऑल इक्विटी, यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विटी प्लस डेट। पापा का फ़ोन आया, वेट करो। सॉरी, ध्यान दो, ऑल इक्विटी और इक्विटी प्लस डेट ये दो सिचुएशन है। अब जो जो डेटा दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ। आपको कंपनी की वैल्यू दी हुई है 25 लाख, यही इक्विटी की वैल्यू है, यही कंपनी की वैल्यू, क्योंकि इसमें सब इक्विटी है। और ये निकालने बोला है पहला वाले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है आपको 21%, और वही चीज़ दूसरे वाले पार्ट में निकालने बोली है। WACC यानी कि इसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे 21% ही होगा, क्योंकि कंपनी में इक्विटी के अलावा और कुछ नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ निकालने बोली है। आई बात समझ में? ये है। अब हमको नई वाली सिचुएशन में ये सब कैलकुलेट करना है। तो मॉडिग्लानी मिलर के हिसाब से आपने जब पढ़ा था, तो ध्यान दो, मैं आपको वो पेज पे लेके जाता हूँ। ध्यान दो, ब्रीफली एक्सप्लेन द मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच विथ टैक्स। यहाँ पे आपने देखा वैल्यू ऑफ द लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड हो गई कि नहीं हो गई ये बताओ। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, और ये बेटर वर्ड रहेगा, मैं भूल गया लिखना, इसके लिए नाम है पता है, इसको कहा जाता है अनलीवर्ड कंपनी, क्योंकि इसमें सिर्फ इक्विटी है, इसको कहा जाएगा लीवर्ड कंपनी। सो लीवर्ड कंपनी की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है कि लीवर्ड कंपनी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर। लीवर्ड कंपनी की वैल्यू कैसे निकालते हो, दिस इज एल, लेट्स से दिस इज एल, गेयर्ड या लीवर्ड, दिस इज एल। वैल्यू ऑफ द लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स का बेनिफिट। तो पहले आंसर निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू हमको पता है 25 लाख प्लस टैक्स का बेनिफिट। देखो ये कब पॉसिबल है, फॉर्मूला ये भी मैं बता देता हूँ। पहले भी 25 लाख का कैपिटल था, अभी भी 25 लाख का ही कैपिटल है, तो ही पॉसिबल है। अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो उतनी से अमाउंट भी बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया, 25 में से 5 निकाला, 5 डाला, तो हुआ 25 ही वापस, लेकिन डेट आ गया, और डेट आने की वजह से हमको यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। डेट की वैल्यू कितनी, 5 लाख, 5 लाख पे टैक्स सेविंग होगी 30% की, 30%। सो यहाँ से आपके मन में डाउट आना शुरू हो जाएंगे। ये आपका पहला आंसर। अब पहला डाउट सर, आई थिंक द ओनली डाउट इन दिस पार्ट विल बी, सर आपने 5 लाख पे टैक्स सेविंग कैसे ली। टैक्स सेविंग तो होती है इंटरेस्ट की अमाउंट पे, जो हम EBIT में से माइनस करते थे। इंटरेस्ट पे 30% लगता था सर, टैक्स सेविंग उस पे होती है। आपने तो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही टैक्स लगा दिया। डेट की जो 5 लाख की वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे तो उसके ऊपर टैक्स सेविंग होगी ना। आपने तो पूरे 5 लाख पे ही लगा दिया। तो अब इसका क्या लॉजिक है। अब यहाँ पे आपकी जो बात है, परपेचुअल वाला जो वर्ड है वो काम आता है।
आपको ये 5 लाख रुपए वापस कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि परपेचुअल डेट है। कंपनी ने जब इशू किया, इसका मतलब वो हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देती जाएगी। अब आपको करना ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैं एक लेक्चर लूंगा, उसका नाम रहेगा परपेचुइटी। ये सीए फाउंडेशन पे भी था। चलो, परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है? परपेचुइटी का फॉर्मूला इज परपेचुअल वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे केस में क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ द डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट की अमाउंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ डेट, जिसमें क्या आता है सर? लॉजिक बताता हूँ, ध्यान दो, क्योंकि परपेचुअल है। तो अब हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। यहां पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है 15% परपेचुअल डेट। अब 5 लाख पे 15%, पांच लाख पे 15% निकालोगे तो वो आएगा 75,000। यानी हर साल आप कितना इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी? 75,000 का। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं सर, हर साल 75,000 रुपए कंपनी पे कर रही है 15% की रेट से। आप मुझे बस ये बता दो, कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी एक साल का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, पूरे कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पूरे 75,000 आपके कैलकुलेशन में आने चाहिए। आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि सारे 75,000 का टैक्स बेनिफिट कैसे लोगे वहां पे। क्या आप ये बोलना चाहते हो बच्चों कि 30% सर हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर जगह टैक्स इंटरेस्ट की अमाउंट है, हर जगह मल्टीप्लाई कर दो? तो मेरा दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन, कब तक मल्टीप्लाई करते जाओगे? क्योंकि ये बॉन्ड्स जो है या डेट है, ये परपेचुअल डेट है, यानी ये इंटरेस्ट मिलना कभी खत्म नहीं होएगा, तो आपका कैलकुलेशन भी कभी खत्म नहीं होएगा। एक चीज। दूसरा सवाल, उसका जवाब नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, आप ये वैल्यू निकाल भी लो, आप ये वैल्यू निकाल भी लो, मान लो ए बी सी डी ई, क्या आप ये बोलना चाहते हो कि सर इन सबको मैं बाद में ऐड कर लूं? टैक्स बेनिफिट ये है मेरा टैक्स बेनिफिट, तो ए बी सी डी ई को ऐड कर लूं? तो यहां पे गलत हो जाएगा अगर आप बोलोगे ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि सर इसकी टाइमिंग अलग है, इसकी टाइमिंग अलग है, इसकी टाइमिंग अलग है, इसकी टाइमिंग अलग है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि आज के 10 रुपए कल के 10 रुपए के बराबर नहीं है, तो 10 और 10 20 नहीं हो सकते। आज के 10 और आज के 10 अगर है तो 20 कर सकते हो, आज के और कल के अमाउंट को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो जाता है। तो अब सर फॉर्मूला तो हमारा मेन मुद्दा वहीं पे वापस जाता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे लोगे? कितने 75,000 का 30% करते बैठोगे? नहीं पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल। एक चीज पॉसिबल है आप एक काम क्यों नहीं करते? आपको आज वैल्यू निकालनी है, तो इन सारे इंटरेस्ट की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकल सकती है क्या सर? इन सारे इंटरेस्ट की आज की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकल जाए तो इस पे एक साथ 30% लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा टैक्स बेनिफिट। क्या ये मानने के लिए आप रेडी हो? इसमें मेरे दोनों क्वेश्चन का जवाब है। आने वाले सारे इंटरेस्ट की अमाउंट इसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो आपको ये नहीं क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना कि कब तक 30% निकालते बैठो। और उसके बाद में आप इनको ऐड भी कर पाओगे सबको, क्योंकि सारा जीरो टाइम पे है, प्रेजेंट वैल्यू है, तो सबका टाइमिंग आपने सेम कर दिया, तो दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। अब आप 30% कर लो, अब आप टैक्स बेनिफिट ले लो। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जब आप इन सब की टोटल करोगे ना तो वो आएगी 5 लाख। 5 लाख इंटू 30% इज इक्वल टू टैक्स बेनिफिट, और वो ही मैंने ऊपर में लिया। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि ये 5 लाख कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल,
तो हमारा परपेचुटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो अमाउंट हमको हर साल मिलने वाली है लाइफ टाइम तक, उस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। उसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए क्या रेट से मिलेगा ये बता दो सर, और कितना मिलेगा ये बता दो। तो हमने निकाला सर 75,000 मिलेगा 15% के रेट से, तो आपने निकाला सर 5 लाख आज की वैल्यू है। यानी ये जो 5 लाख की डेट की वैल्यू है ना, ये जो डेट की 5 लाख की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इंटरेस्ट। अभी देखो, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा रफ वर्किंग है, ठीक है। अब मैं वापस मुद्दे की बात करता हूँ। 5 लाख, अब मैंने 5 लाख को इंटरेस्ट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू बना दिया। अब मैं इस पे 30% लगा सकता हूँ, और यही मैंने ऊपर किया। 5 लाख पे 30% लगाया, 1,50,000 ऐड किया, 25 लाख प्लस 1,50,000, 26,50,000 आपके कंपनी की वैल्यू आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। अब ध्यान देना, अब आएगा सर मज़ा। $25 इंटू 21%, ये मैं अनलीवर्ड वाली सिचुएशन लेता हूँ, ये मैं लीवर्ड वाली सिचुएशन लेता हूँ। सो सबसे पहले जो हमको पता था वो है 25 लाख, क्योंकि सेम कंपनी है तो प्रॉफिट सेम रहेगा। 5,25,000, इसमें से हम माइनस करेंगे सर इंटरेस्ट। पहले वाले केस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अनलिवर्ड है। दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट आएगा कितना सर, 75,000 का पहले साल का। सो दिस इज 5 लाख इंटू 15%। अब आएगा सर आपका EBIT, सॉरी EBT, और अरे 5,25 माइनस 75, और टैक्स रेट हमको दिया हुआ था 30% का। $135, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, देख रहा हूँ। चल क्यों नहीं रहा ये? अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ बस, इसको क्या हो गया। हाँ सर,
अच्छा, एक चीज़ को आप करेक्ट कर लो यहाँ पे, मेरे से थोड़ी सी गलती भी हो गई है शायद, ये वैल्यू आपकी बदल जाएगी। कैसे, ये मैं बताता हूँ, ध्यान देना। आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये है आपका 25 लाख दिया हुआ, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस निकलेगा और ये है 21%। सो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आपका 525 आएगा, 25 लाख इंटू 21%। अब अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑल इक्विटी वाली बात कर रहा हूँ जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये और अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है और इक्विटी की कॉस्ट आप आफ्टर टैक्सेस प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हो। सो अर्निंग बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन केस ऑफ ऑल इक्विटी सेम रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट जीरो है। ध्यान देना, अगर मैं आपको बोलूँ कि अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये वाले केस में सेम रहेगी कि तो यस सर सेम रहेगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट है ही नहीं वहाँ पे, तो ये अभी फ़िलहाल चेंज होएगा। सो अर्निंग बिफोर टैक्स ये कैसा आएगा? 5,25,000 इज़ द 70% वैल्यू, ये आफ्टर टैक्स अमाउंट है, ध्यान देना। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होता है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। ये अगर 100% है, इसमें से 30% माइनस हुआ तो 70% होता है ना बैलेंस। अब हमारे पास में अगर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है तो उसको किससे डिवाइड करोगे? 70 से। टैक्स होता तो 30 से डिवाइड करते, तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको 100% वाली वैल्यू मिलेगी। सो 0.70 और ये आपका असली EBIT आएगा 7,50,000। ठीक है सर, ये मैं ऊपर ले लेता हूँ वहाँ पे। और उस केस में भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे ये 7,50,000 आएगा और यहाँ पे फिगर बदल जाएगी 675। अब टैक्स रेट 2,02,500। अरे 2,02,000। अब अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 7,50,000 माइनस 225,000 ये आया आपका रियल वैल्यू जो पहले आ रहा था क्योंकि ये ऑल इक्विटी है। और दूसरे केस में देखो 675 माइनस 202,500 वैल्यूज़ बदलते जा रही है। क्यों सर? टैक्स का इम्पैक्ट पड़ गया, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट पड़ गया। भले ही 25 लाख होगा आपके पास में, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ गया। अब देखो पहले की कॉस्ट ऑफ इक्विटी और अभी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली जा सकती है क्या सर? हाँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले 25 लाख थी, ये तो बात ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे आप? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू, यानी कि ये आएगा 21%। ये सब तो पुराना खेल है,
इसी के कंपैरिजन में यार सेम बेसिस पे हम दूसरा वाला किस्सा कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आएगी ये बताओ। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी सर 21,50,000। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट। फर्म की वैल्यू कितनी आई नई वाली कंपनी में 26,50। इक्विटी प्लस डेट कितना है सर आपके इस कंपनी में 5 लाख। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी बची 21,50। ये समझा क्या आपको? बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन। सो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी निकलेगी 4,72,500 डिवाइडेड बाई 21,50,000 दैट इज 21.98%। 4,72,500 डिवाइडेड बाई 21,50,000 21.98%। दिस इज़ योर न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका। पहला आंसर था 26,50,000, दूसरा आंसर है ये। इतना टाइम लग गया सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे तीसरे पार्ट पे। अब हम कैलकुलेट करेंगे सर WACC। इक्विटी यहाँ ले लो, डेट यहाँ ले लो। WACC कैसे कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने देखा था। यहाँ मैं ले रहा हूँ 21,50,000, गलती तो नहीं कर रहा? 5 लाख नई वाली की निकालनी है हमको सारा। 26,50,000 यहाँ ले लो वेट। सो 21.50 डिवाइड बाई 26.50 अगर आप करोगे तो 0.8113 माइनस 1 अगर आप करोगे तो 0.1887। कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट आ रही है 21.98 इसकी, और इसकी कितनी थी सर? KD1 माइनस T 15 1 माइनस 30% टैक्स। यही करते थे हम, याद है आपको? सो ये आएगा आपका 10.50। करो मल्टीप्लाई W इंटू कॉस्ट। 21.98 इंटू 0.8113 दैट्स 17.83। 10.5 1.98 19.81%। सो 3 आंसर आपके रेडी है, तीनों मैं आपको अभी समझाऊंगा। एक सेकंड ना। सो 26,50,000 ये हो गया। 21.98% तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 19.81% कॉस्ट ऑफ डेट। अब ध्यान दो, 26,50 तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, उसको समझाने की जरूरत नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे अगर ध्यान दोगे तो 21% का 21.98 हुआ है, यानी कि रिस्क बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी में डेट आ गए, और कंपनी में जब डेट आते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस, कंपनी अगर लिक्विडेट होगी, बंद होगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस डेट वालों को दिया जाएगा, उनका पैसा वापस किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को। तो जितना ज़्यादा डेट आता जाता है कंपनी में, इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ते जाता है, इसलिए कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन ऐसा मत बोलो कि इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ा तो पूरे कंपनी का रिस्क बढ़ा ना। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हुआ है 19.81%। पहले 21 था, अब 19.81 हो गया, कम हुआ है। सो डेट का फायदा भी मिला है पूरे कंपनी को, लेकिन रिस्क बढ़ा है इक्विटी वालों का, अगर सिर्फ ध्यान दे तो। सो दिस इज व्हाट द एंटायर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। काफ़ी टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन धीरे धीरे हमने किया, सॉल्व किया तो समझ में भी आया। आप एक काम करो, ये आखिरी का सेंटेंस लिख लो, मैं 2 मिनट में अपना
चलो सर, सॉरी थोड़ा सा आपको डिले हुआ। फोर्थ डालेंगे हम एग्जाम में, और नहीं तो क्या। आए सर आगे बढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है। ये बेटर है आप अगर सॉल्व करो डिविडेंड वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, तो मार्क कर दो, ये आप ही को करना है होमवर्क। डिविडेंड वाला चैप्टर जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है क्या नहीं है और कैसे सॉल्व करना है। सो ये इसके लिए डिविडेंड लिख के रख दो, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये मूव क्यों नहीं हो रहा कुछ भी। हाँ, अब इसमें देखने दो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं। आपने किया होगा और आपका आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 सर अब हम यहाँ पे करेंगे, बहुत ही आसान है। बहुत दिखने में बड़ा है लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान देंगे, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ यहाँ से और अब हम खत्म करेंगे। अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs पर एनम आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी। कंपनी प्रॉफिट कमाती है 3 लाख का हर साल आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो यहां पे आपको समझना है कि ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है। सर हम कौन से क्वेश्चन पे? 14 पे है सर, 14 पे। सो ध्यान दो, सबसे पहले आएगा EBIT, फिर माइनस होगा इंटरेस्ट, उसके बाद आएगा EBT। तो क्वेश्चन क्या बोलता? क्वेश्चन बोलता कि हम 3 लाख रुपए कमाते सर, 3 लाख रुपए कमाते, लेकिन 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करने के बाद में, तो हम 1,20,000 का इंटरेस्ट पहले पे कर देते हैं, तो 3 लाख कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यानी कि EBIT कितना हुआ हमारा? 4,20,000। मानते हो ऑटोमेटिकली? अब वो मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन ये भी लिख सकते थे कि 4,20,000 का EBIT है और इंटरेस्ट 1,20,000 का है, तो कहानी स्ट्रेट हो जाती। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन कर देता है कंफ्यूज कर देता है। और गलती कहाँ होगी पता है? आप 3 लाख को EBIT लेके चल लोगे, 3 लाख में से 1,20,000 माइनस करोगे, आगे के सारे कैलकुलेशन गड़बड़ और खत्म, एक भी मार्क्स नहीं मिलता आपको। भली सारी स्टेप आपको याद है, कॉन्सेप्ट आपको याद है, लेकिन आपने कर दी सिली मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ ₹1,20,000 ऑन 12% डिबेंचर लिखा है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने एक स्मार्ट तरीका निकाला है। आपको डेट की वैल्यू नहीं दी, लेकिन हमको सर, हम भी डबल स्मार्ट है, हमने सीखा है कि 3 में से 2 भी फिगर मिल जाती है तो तीसरी निकाल पाते हैं। पहली बात तो ये बताओ 3 फिगर क्या होती है? वैल्यू ऑफ द कैपिटल, इक्विटी हो या कॉस्ट डेट हो, वैल्यू ऑफ द कैपिटल इज इक्वल टू इनकम या इंटरेस्ट वाला पार्ट डिवाइडेड बाय आप उसका कॉस्ट करते हो। सो अगर डेट है तो वैल्यू ऑफ द डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या उसकी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ द कंपनी है तो EBIT डिवाइडेड बाय कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमको डेट दिया हुआ है, सो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, ये देखो क्या करूंगा। डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12%, 10 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। दिख रहा है क्या आपको इधर में? चलो आगे। द टैक्स रेट इज 50%। ठीक है, लगाओ सारा लगाओ। टैक्स रेट 50%। मैं तो करते जा रहा हूं, आप लिखते मत जाना, कहीं हो सकता है मुझे मिटाना पड़े। The number of equity share of ₹10 each are 80,000 and the retained earning amount to 12 lakhs। 10 रुपए का एक शेयर, टोटल है 80,000। 80,000 इंटू 10, 8 लाख इक्विटी कैपिटल, और आपका रिटेन्ड अर्निंग है 12 लाख का। तो कुछ कैपिटल आपको इस तरह से दिखेगा आपकी बैलेंस शीट में। इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग और डेट। इक्विटी दिखेगा 8 लाख का, रिटेन्ड अर्निंग 12 लाख का, और डेट हमने निकाला ऊपर में 10 लाख का। इस तरह से आपका 30 लाख का टोटल कैपिटल है, ये मैंने निकाल लिया। आगे
द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपांशन स्कीम, अब और बढ़ाना चाहते हैं तो और इन्वेस्टमेंट लगेगा सर, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और लगेगा। इट इज एंटिसिपेटेड दैट, अब इसमें 4 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो ये 4 लाख रुपए क्वेश्चन ये उठता है कि आएगा कहां से, क्या इक्विटी रेस करेंगे कि डेट रेस करेंगे, ध्यान दो। इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपांशन होने के बाद कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट, अभी जितना आरओआई है उतना हमको बाद में भी होगा, तो पहले हमको अभी का आरओआई निकालना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब हम बात करते हैं सर आरओआई के। आरओआई कैसे निकालेंगे? आरओआई बहुत ही सिंपल है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल ले लो, पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो एनालिसिस में देखा था आपने, हमारे यहाँ पे अब ईएटी या ईएटी वगैरह नहीं लेंगे हम, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 माइनस टैक्स नहीं लेंगे, यहाँ सीधा ईबीआईटी। आरओआई बिफोर टैक्स आरओआई निकाल रहे, अगर आप आफ्टर टैक्स आरओआई निकालते तो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स लेते, तो दोनों आंसर सही है। ईबीआईटी हमारा कितना है सर, हमको यहाँ पे दिया हुआ है 4,20,000, समझ में आया क्या? 4,20,000, और हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कितना है? 30 लाख का, तो बताओ आरओआई कितना हुआ? %14। यानी कि ये जो 4 लाख का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, कैपिटल रेस करने वाले हैं, इस पे भी आप 14% कमाएंगे। यानी कि अब आपकी ईबीआईटी बढ़ जाएगी, और अब आपकी ईबीआईटी कितनी हो जाएगी? 30 लाख का पहले कैपिटल था, 4 लाख का और ऐड हुआ, कितना? 34 लाख नए वाले केस में। का 14%, 4,76,000। ठीक है, अब मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि क्वेश्चन में आगे ना 2 तरीके लिखे हुए हैं, ध्यान दो मैं बताता हूँ। द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपांशन, कितने पैसे लगेंगे सर आपको एक्सपांशन के लिए? 4 लाख रुपया। ये जो पैसा लगेगा कैन बी रेज्ड थ्रू डेट एट द रेट ऑफ 12% और बाय इक्विटी शेयर्स एट पार, यानी कि 10 रुपए। 2 ऑप्शन है, या तो डेट पे रेस कर लो या तो इक्विटी पे रेस कर लो। ये 4 लाख रुपए डेट पे रेस करोगे तो क्या होगा? डेट बढ़ेगा 4 लाख से, 4 लाख से डेट बढ़ेगा तो उस पर 12% इंटरेस्ट बढ़ेगा, खत्म। इक्विटी शेयर्स 80,000 के 80,000। लेकिन अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया, इंटरेस्ट की अमाउंट तो सेम रहेगी जो अभी है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे। कितने सर? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000। देखो अब क्या कैलकुलेट करना है? कंप्यूट ईपीएस इफ द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड थ्रू डेट और रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले हम सर ईपीएस निकालेंगे। अब ये कैलकुलेशन सारे मैं फेयर वाले नीचे करूंगा। अगर हम डेट का ऑप्शन चूज करते हैं और अगर हम इक्विटी का ऑप्शन चूज करते हैं, यार मेरे पास एक तरीका तो है, वैसे आपके पास नहीं होता ये तरीका, ये सिर्फ मेरे पास है। ये मैं ऐसे सरका लेता हूँ हो गया। तो सर इसीलिए तो टेक्नोलॉजी है सर। ये एग्जिस्टिंग, ये डेट रेस किया, ये इक्विटी रेस किया। सो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट तो उतना ही होगा, 4,76,000 यानी 76,000 का। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर आपने डेट रेस किया तो अभी इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं सर? 1,20,000 का, और आपको 12% से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी 48,000। 4 लाख पे 12% कितना होता है? 48,000। यानी कि अब आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1,68,000। मानते हो नहीं मानते हो? 4 लाख से बढ़ा दो, पहले डेट कितना था? 10 लाख, अभी कितना हो गया? 14 लाख। तो सर
14 लैक्स पे 12% लगा दो, 1,68,000 आएगा। और इस केस में तो सर इक्विटी पे 1,20,000 ही लगेगा। अगर पूरा इक्विटी से लाया आपने 4 लाख, तो जो डेट है वो है। आओ आगे बढ़ते हैं। $3,08,000, $3,56,000। सर इक्विटी वाला ऑप्शन तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि हमको फायदे में, क्योंकि उसमें अर्निंग ज़्यादा आ रही है। ऐसा मत करना, हम अर्निंग्स के बेसिस पे नहीं, ईपीएस के बेसिस पे फाइंड आउट करने वाले हैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। उधर अर्निंग्स बढ़ी है लेकिन नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ गए, तो ईपीएस कम आ सकती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा 1,54,000, यहाँ हो जाएगा ये 1,25,000, 1,28,000, फिर ये 154, 1,28,000। अब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अभी कितने शेयर है सर? 80,000। तो पहले अभी का निकाल लो, निकालना है तो। ये पहला वाला कॉलम वैसे आज सच काम का नहीं था, लेकिन हेल्प करता है आपको। 1.875 ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन डेट अगर रेस करोगे तो इक्विटी मार्केट में उतना ही रहेगा, 80,000। 1.925 आपका ईपीएस आता है। एक और निकालना है सर, अगर आपने पूरा इक्विटी इशू किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे? 80 + 4 लाख बाय 10 यानी 40,000, यानी कि 1,20,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। सो 1,28,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 तो 1.0667 आता है। एक बार देखने दो सर कैलकुलेशन वापस से। 356, हाँ गड़बड़ कर दी ना मैंने। 1,78 आता है यहाँ पे। लगा ही था। ठीक है, अभी भी कैलकुलेट करते हैं। 1.483। देखो आप बोल रहे थे ईपीएस, यहाँ कौन सा ऑप्शन प्रिफर्ड है? डेट वाला। तो आपने ईपीएस निकाल लिया, तो आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। लेकिन अब एडवाइस करो कंपनी को एज टू विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्रिफरेबल। कौन सा फाइनेंस का सोर्स प्रिफरेबल है, एडवाइस करेंगे। कंपनी शुड raise debt for its additional requirement, as the EPS in that option is higher। क्योंकि आप अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग बढ़ा के दे रहे हो उससे, तो बस कहानी ख़त्म। EPS इन दैट केस इज़ हायर, सो डेट आपने इशू करना है। दिस इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ईजी था, डिफ़िकल्ट नहीं है सर, घुमाना फिराना पड़ता है। करो, लिखो 2 मिनट लिखो, पानी पी ले 2 मिनट।
बड़े लिख लोगे सर, आप आराम से लिख लोगे बाद में, पता है मुझे, मेहनती बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 50। अब आप ये करोगे, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। दिस इज होमवर्क। एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टाइम ले लेके पढ़ लो, समझ लो उसमें जितना है, उसके बाद आप ही की लगनी है और करो मेहनत। ये भी होमवर्क है। ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको, लेकिन ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इन डिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट और ये वो सब। तो एक बार ट्राई करो और फिर जो आंसर्स स्लाइड्स मिलेंगी उसमें से आप उसको चेक करना। अब इसमें दिक्कत क्या है बताता हूँ। ये क्वेश्चन में लिवरेज की बात की गई है, लिवरेज की बात की गई है, फाइनेंशियल लिवरेजेस एंड ऑल दैट। ये सब चीज़ें सर आपके टाइप्स ऑफ लिवरेजेस में कवर होती है, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद वाला। तो आप उसके लिए छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को फिलहाल, अब हम उसको तब कवर अप करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट उसी में कवर होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80। ये आप निकाल सकते हो, काफ़ी इजी है अगर आप करना चाहो तो। बस गाली मत दो कि सर सारे के सारे होमवर्क दिए जा रहे हो। क्वेश्चन पढ़ ले, मैं समझा दूं, ध्यान दो। X Limited is considering the following two alternative financing plans. Plan 1, Plan 2. प्लान 1 में देखो इक्विटी शेयर 4 लाख के है, डिबेंचर आप देखोगे तो 2 लाख के है और प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन टोटल कैपिटल है 6 लाख का। प्लान 2 में अगर आप देखोगे तो इक्विटी और प्रेफरेंस है लेकिन डिबेंचर नहीं है, टोटल कैपिटल अभी भी सेम है 6 लाख का। द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान्स, दोनों प्लान के बीच का इंडिफरेंस पॉइंट ऑलरेडी सर आपको निकाल के दे दिया गया है। अभी तक हमको जितने भी क्वेश्चन आते थे सर, हमको ये निकालने पड़ता था, फॉर्मूला डाल डाल के हमने निकाला है सर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% का आपको दिया हुआ है और कैलकुलेट क्या करना है सर, कैलकुलेट ये करना है आपको कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख का, अगर आप इस पे प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट निकाल लो, सो दैट प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे तो रेट पता चल जाएगा। अब प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट आपके उस फॉर्मूले में है जहां पे आप इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। ये वाला मैं सॉल्व करके दे देता हूं। आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें मेरे को सॉल्व करना चाहिए। आप नाराज हो जाओगे यार, और मैं आपको नाराज होते हुए देख नहीं सकता। 18 इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है सर कि ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी, ऐसा लेवल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे लेवल ऑफ मेरी कमाई जिसमें ये प्लान चूज करूं कि ये प्लान चूज करूं, इसमें मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों प्लान में ईपीएस सेम आता है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय equity share in plan 1 should be equal to EBIT minus interest 1 minus tax minus preference dividend divided by E2। फिगर्स रखते जाओ। ऑलरेडी EBIT की वैल्यू दी है, वो है आपको 2,40,000। इंटरेस्ट पहले वाले ऑप्शन में कितना आएगा, 12% डिवेंचर 2 लाख, 2 लाख पे 12% 24,000। टैक्स रेट 30%। पहले वाले ऑप्शन में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं तो 0 रख दिया। इक्विटी शेयर देखो, पहले और दूसरे केस में इक्विटी शेयर 4-4 लाख के ही है और कहानी आसान बन गई। पता है आपको, दोनों साइड से ये कट जाएगा। 2,40,000, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पे हमको प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है और यहाँ पे भी इक्विटी शेयर कितने 4 लाख है। अब आप सिंपल सा कैलकुलेशन, पहले डिनोमिनेटर दोनों साइड के सेम है, डिलीट मारो। 4 लाख इधर लेके आओ, 4 लाख बाय 4 लाख 1 होता है, यानी कि ये हो गया डिलीट। 2,40,000 में से 24,000 माइनस कर दो, ये आ गया 2,16,000 और उस पर 30% टैक्स, 1 माइनस 30 यानी 0.70 यानी कि 0.70, यानी कि ये साइड में आ गया मेरा 1,51,200
और ये साइड में 2,40,000 इंटू 0.70 दैट्स 1,68,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. सो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 168 माइनस 151 200. यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट कितनी आ रही है आपकी 16,800. सो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस कैपिटल. सही बोल रहा हूं सर, ऐसे ही निकालते हो. अब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है सर 16,800 और अमाउंट 2 लाख. .4%. फाइनल आंसर. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था, बस दिमाग में लगना चाहिए रेट कैसे निकालना है. रेट निकालना है सर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय द प्रेफरेंस कैपिटल, और प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है तो वो पीडी आता ही है अपने फॉर्मूले में. कहानी खत्म. समझ में आया. तो क्वेश्चन सर ऐसे भी आ सकते हैं. क्वेश्चन सर ऐसे भी आ सकते हैं कि हर बार जरूरी नहीं इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़े. इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के देंगे और रिवर्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. यहाँ पे बच्चा तभी सॉल्व कर सकता है जब उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो. फॉर्मूला रट के गए तो बस आपको एक ही चीज समझ में आएगी, फॉर्मूले में डालो तो ईबीआईटी आता, फॉर्मूले में डालो तो ईबीआईटी आता. ये नहीं पता रहेगा कि यहाँ से वापस पीछे भी जाना पड़ सकता है. दिमाग लगता है ना यहाँ पे, मेहनत कौन करेगा. पबजी खेलने में तो चला जाता सारा. आइए 18 हो गया सर. 19 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 19 कॉपी हुआ है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको होमवर्क दिया था. आप देखोगे यहाँ पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड से शुरू हो रहा है और 19 भी यहाँ से ए लिमिटेड बी लिमिटेड से शुरू हो रहा है. ये कॉपी है, ये रिपीट है सर. ये हमारी गलती है, क्षमा चाहते हैं, एपोलॉजीज, माफ़ करना. भूल सके तो भूल जाओ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 20 से सर मैं अगले लेक्चर में आपके साथ में सॉल्व करूंगा. मैं करूंगा, डोंट वरी. मैं इतने भी होमवर्क नहीं दूंगा. आगे तो देखो, अभी तो 20 22 24 और 25 क्वेश्चंस बाकी है. आधे होमवर्क दूंगा मैं कम से कम. डरो मत, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है. और कहीं पे भी ऐसा है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते कि सर ये आपने हमको होमवर्क दे दिया, ये तो आपने हमको पढ़ाया ही नहीं. हम सारी कोशिश करेंगे. 200-500 क्वेश्चन है जो भी है, उसमें से एक हाथ गलती हो सकती है कि मेरे को लगा यार इसमें तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया और मैंने आपको दे दिया. वो टाइम पे मेरे को बता दो, मैं कहीं ना कहीं से बाद में भी आंसर्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा. अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सिर्फ ऐसा मत करिए कि सिर्फ लेक्चर्स पे ही डिपेंडेंट है, उसके बाद मेरे पास सपोर्ट है. तो आप धीरे धीरे, जैसे अभी मैं इंटर एफएम और इको में आपको खुद ही बताता हूँ, मैं मार्केट में अभी बताता भी नहीं हूँ सबको. नीरज सर के पास में लेक्चर्स बिकते हैं और कहीं पे इंटर एफएम इको की इतनी ज़्यादा मैंने मार्केटिंग नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की, क्योंकि अभी तक लेक्चर्स सारे रेडी नहीं हुए. इको रेडी है बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइड्स बना के, ये भी रेडी हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज, और एक एक क्वेश्चन और एक एक, मतलब हम एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ पूरा स्टडी मटेरियल हम पढ़ ले रहे हैं. इसके बाद मैं मार्केट में थोड़ा सा उसको फैलाना शुरू करूँगा ताकि लोगों तक पहुँचे ये बात, और आप लोगों की मदद लगती है बस बेसिकली. अगर आपको ठीक लगता है तो ज़रूर बताइए दोस्तों को, और बाकी सब तो क्या है सर. बट और कहीं दिक्कत आती है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए. मेरे ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूँ. फ़िलहाल ईमेल आईडी ये चल रहा है mayank.kothari@conferenza.in. सो कॉन्फ्रेंजा वाला ऐप है, एमसीक्यू वाला ऐप आप लोग यूज़ कर रहे होंगे. आई एम श्योर अबाउट इट. बहुत सारी चीज़ें उस पर आएगी आने वाले टाइम में और काफ़ी हेल्प भी होगी. सो कीप सपोर्टिंग. आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल कीप coming up with something or the other new for the in the benefit of students. Bye bye for now.